नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में हर रोज की तरह ही हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम देश की राजनीति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अभय सर नमस्कार। आज जो एक महत्वपूर्ण घटना घटी वह यह कि सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को मिली सजा पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का आप किस तरह का राजनीतिक प्रभाव देखते हैं? देश की राजनीति पर यह कैसा प्रभाव डाल सकता है? सही बात तो ये है कमल कि मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट से इसी तरह का फैसला आएगा, लेकिन मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूं, तो मैं इस बात को लेकर कोई गारंटी से नहीं कह सकता था। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को एक बहुत बड़ी राहत देगा। जब तक इस मसले का फैसला नहीं आ जाता है तब तक उसने राहुल गांधी के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई चली थी सबको स्थगित कर दिया है और एक तरह से उस पूरी कार्रवाई को उलट दिया है। और इस मौके पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है वो बड़ा दिलचस्प है और थोड़ा सा वो आज राजनीति में जो एक अजीब तरह का कड़वा माहौल है, दिल्ली से बहुत दूर है, वो तो पल 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई थी। अब सुप्रीम जो के संसद से बहुत ही कम दूर है, बिल्कुल एक दोनों दिल्ली में ही हैं। अब देखेंगे इस फैसले के आलोक में, इस फैसले के प्रभाव से राहुल गांधी की जो सांसदी है वो उन्हें कब वापस मिलती है, कब उन्हें दोबारा अपने मुकाम पे स्थान प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत उनकी टिप्पणी ऐसी टिप्पणी है जो भी संवेदनशील लोग होंगे, जो भी समझदार लोग होंगे, वो इस टिप्पणी को ध्यान से सुनेंगे और उन्हें इस टिप्पणी ने प्रभावित किया होगा, मैं ये मानता हूँ। दूसरे मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि खुद बीजेपी वाले भी मन ही मन सोच रहे होंगे कि उन्होंने क्या किया था। भले इस बात को वो कह ना रहे हों, लेकिन वो मन ही मन सोच रहे होंगे कि उन्होंने क्या किया था। तो ये टिप्पणियां बताती हैं कि एक नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की राजनीति के प्रति अप्रोच है, राजनीति के प्रति रवैया है, वो किस तरीके से उन नेताओं से भिन्न है जो कि राजनीति को एक कट थ्रोट कंपटीशन, एक गला काटू प्रतियोगिता के तौर पर देखते हैं और मानते हैं कि अपने विपक्षी को एक इंच जगह भी नहीं दी जानी चाहिए। दूसरे, जहां तक आपने प्रभाव की बात कही है, देखिए कांग्रेस पिछले 2014 में सत्ताच्युत होने के बाद इस वक्त मैं मानता हूं कि कांग्रेस उछाल पर है, उसका ग्राफ लगातार आगे बढ़ रहा है और इस फैसले ने कांग्रेस के ग्राफ को और बढ़ाया है। कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय मोर्चा बना लिया है, एक चुनाव पूर्व मोर्चा बना लिया है जिसका के उपनाम इंडिया है और कांग्रेस पार्टी उसके एंकर की तरह आचरण कर रही है। जाहिर है कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और वो उस मोर्चे की एक एंकर पार्टी है, मोर्चे की प्रमुख पार्टी है। कांग्रेस के पाले में गेंद है दरअसल देखा जाए तो, और वो गेंद क्या है? 188 सीटों पर जहां पर कांग्रेस सीधे भाजपा के साथ टक्कर में है, वहां कांग्रेस को भाजपा से कम 70-80 सीटें अनिवार्यता छीननी है अगर अगला चुनाव जीतना है तो, क्योंकि पिछली बार भाजपा ने कांग्रेस का इन सीटों के ऊपर सुपड़ा साफ कर दिया था। उसके बाद में करीब 150 सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनावी गठजोड़ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर चुनावी हितों के टकराव बहुत जबरदस्त है। पूरा उत्तर प्रदेश उसका एक बहुत बड़ा 80 सीटों का क्षेत्र है, 7 सीटें दिल्ली की हैं, 13 सीटें पंजाब की हैं, तो ये एक करीब 140-50 सीटें ऐसी हैं जहां पर गठजोड़ कैसे होगा इसमें भी कांग्रेस की भूमिका ही निर्णायक होगी। अगर कांग्रेस चाहेगी और कांग्रेस इस तरह का नियोजन कर पाएगी, इस तरह का तालमेल बैठा पाएगी, तभी इन सीटों के ऊपर गठजोड़ होगा। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस की वो 188 सीटें और ये 150 सीटें, अगर इनके ऊपर इंडिया नामक गठजोड़ ने अच्छा प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और अगर गठजोड़ हो गया तो अगले चुनाव में अगली जो चुनावी वैतरणी है उससे जो गैर भाजपा विपक्ष है वो पार लग सकता है। तो इसमें बहुत सारे किंतु परंतु शामिल हैं, ये सब काम करना आसान नहीं है। अब राहुल गांधी के दिमाग से कम एक चिंता हट गई है कि उन्हें एक कानूनी लड़ाई लड़नी है या वो उनके पास सांसदी रहेगी कि नहीं रहेगी, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये सब चिंताएं उनके दिमाग से हट गई हैं। और अब मेरे ख्याल से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ ठंडे दिमाग से बैठकर अपनी योजनाएं बना सकते हैं। उन्हें
चुनावी गणित की भी खोज करनी है और उन्होंने जीत के रसायन की भी खोज करनी है, तो उन्हें बहुत काम करना है। आज जिस तरीके से ये मामला मीडिया में छाया हुआ है, उससे क्या ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का नैरेटिव भी ये राहुल गांधी के पक्ष में सेट कर सकता है? यानी कि जो जब उनको सज़ा मिली थी तो ये कहा गया था कि दोषी हैं तभी तो अदालत ने सज़ा दी। तो आज जो सज़ा पे रोक लगी, क्या उससे ऐसा लगेगा कि अच्छा दोषी नहीं थे, ज़बरदस्ती उनको खींच कर फँसाया जा रहा था? देखिए, ये जो लोग कहते थे कि दोषी हैं तभी तो सज़ा मिली, ये कौन लोग कहते थे? मेरा तो मानना है कि केवल वही लोग कहते थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के लंबरदार हैं। ये वही लोग कहते थे जो कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का एक कांग्रेस विरोधी और विपक्ष विरोधी नैरेटिव चलाती है, उस नैरेटिव के अंदर भागीदार है, वही लोग कहते थे। वरना जो समझदार लोग थे, जो निष्पक्ष लोग थे, जो लोग राजनीति को लोकतांत्रिक तरीके से चलाना चाहते हैं, नियमों और मानकों के हिसाब से चलाना चाहते हैं, उनका तो मानना था कि राहुल गांधी के ऊपर एक मानहानि का मुकदमा था और मानहानि के मुकदमे में इतनी ज्यादा सजा नहीं होती है आमतौर पर, जितनी सजा राहुल गांधी को दी गई है। और जिस तरीके से सजा दी गई है, अब जिस फुर्ती के साथ उसके ऊपर कार्रवाई हुई, वो तो वही बात बताती है कि राजनीति एक गला काटू प्रतियोगिता है। हमें मौका मिलेगा, हम अपने विरोधी का गला काट देंगे। हम कोई शिष्टता नहीं दिखाएंगे, हम कोई किसी मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, हम कोई अपने ऊपर संयम नहीं लगाएंगे। तो पुराने जमाने में युद्ध होते थे तो लोग रात को एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करते थे, युद्ध के कुछ नियम कानून होते थे। आज के जमाने में युद्ध के कुछ नियम कानून नहीं है, युद्धबंदियों के लिए कुछ नियम कानून है, लेकिन युद्ध के नियम कानून तो आजकल नहीं रह गए हैं। तो बिल्कुल जो लोकतांत्रिक संघर्ष है, जो राजनीतिक संघर्ष है, उस राजनीतिक संघर्ष को दरअसल इन लोगों ने इसी तरह का बना दिया है। तो मैं नहीं मानता हूं कि आम लोग इस बात को सोचते थे कि वो दोषी हैं इसलिए उनको सजा मिली है। ये अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान जिसका कि आपने उल्लेख किया, उसके संदर्भ में देखें तो फिर से ये सवाल सामने आता है कि आखिर इस पूरे प्रकरण में भाजपा को हासिल क्या हुआ राजनीतिक रूप से? क्या उसने राहुल गांधी के कद को ऊँचा बना दिया या वो जो लक्ष्य चाहती थी वो पा पाई? नहीं, देखिए, भाजपा ये मानती है जितना इनको परेशान किया जाए उतना अच्छा है। अगर ये परेशान हो रहे हैं तो इनको और परेशानी में धकेला जाए, लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई इन्होंने अपने जबान पर संयम नहीं है, इन्होंने मोदी नाम को लेकर जो बातें कही थी उनकी सजा मिल रही है। अगर ये जबान पर संयम होता, ये भाषण देना जानते होते, वो तो बहुत तरीके से विपक्षी को जितनी तकलीफ हो हमें हमें उसके मुकाबले उसी हिसाब से उतना ही प्रतिशत का सुख होगा। तो इस प्रकार की भावनाएं काम करती हैं, देखो मजा चखा दिया, देखो हमने क्या कर दिखाया। इस प्रकार का एक छिछले किस्म की राजनीति का विचार जो होता है, वो ऐसे मौके में काम करता है। एक चीज़ जो कि केजरीवाल के ऊपर जो मानहानि के मुकदमे चलते थे और राहुल गांधी के ऊपर जो मुकदमा चला, उसके संदर्भ में कही जाती है कि राहुल गांधी अगर माफ़ी माँग लेते, तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ता। लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं माँगी और आज उनको सज़ा से थोड़ी छूट भी मिल गई, यानी कि उसको रोक लगा दी गई। तो क्या इसे कहा जाए कि वो राहुल गांधी की नैतिक जीत है, एक तरह से इस मामले में? ये दो अलग-अलग किस्म की परिस्थितियां हैं। केजरीवाल जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला रहे थे तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर बहुत कड़ी आलोचनाएं बहुत बड़े पैमाने पर कड़ी आलोचनाएं बहुत सारे नेताओं की थी और वो आलोचनाएं बहुत आक्रामक अंदाज में की गई थी। उस वक्त बहुत सारे नेताओं ने धीरे धीरे उनके खिलाफ बहुत सारे मानहानि के मुकदमे दायर कर दिए थे जो कई अदालतों में चल रहे थे। तो उन्हें उन अदालतों में उनका सामना करने में काफी दिक्कत हो रही थी। उसके बाद जब भी उन्होंने ये बयान दिए थे उस वक्त उनका कोई विचार नहीं था कि वो सक्रिय राजनीति में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, दूसरी पार्टियों के साथ उन्हें गठजोड़ बनाना होगा, उन्हीं नेताओं के साथ जिनकी वो निंदा आलोचना कर रहे हैं उनके साथ उन्हें उठक बैठक करनी, उन्हें बैठना होगा। तो उस वक्त उनका ये विचार नहीं था, लेकिन उसके बाद वो राजनीति में आ गए और पूरी परिस्थिति पूरी बदल गई। उस बदली हुई परिस्थिति में उनके लिए जरूरी था कि वो इन तमाम मुकदमों से छुटकारा प्राप्त करते और छुटकारा प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये रणनीति बनाई कि हमें खेद व्यक्त कर लेना चाहिए, हमारी इन लोगों से राजनीतिक प्रतियोगिता है और राजनीति के मैदान में हम इनसे लड़ेंगे। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि अदालत में मानहानि का मुकदमा भी लड़ा जाए उसके लिए। तो उन्होंने तय किया कि हमारी प्राथमिकता क्या है, हमारी प्राथमिकता से राजनीति के मैदान में इनके साथ संघर्ष करने की है, यह हमारी प्राथमिकता ये है इनसे अदालत में मुकदमा लड़ने की है। तो उसके हिसाब से उन्होंने किया। राहुल गांधी के ऊपर इस तरह की परिस्थिति नहीं थी। राहुल गांधी हमेशा से ही चुनावी राजनीति में है, पहले दिन से। वो ऐसा नहीं है कोई जन आंदोलन वगैरह कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने कोई बात कही थी। तो राहुल गांधी को
राहुल गांधी अगर इसके ऊपर कोई माफी मांगते तो राहुल गांधी को खुद लगता था कि ये एक तरह से विचारधारात्मक समर्पण होगा, इसे माना जाएगा कि इन्होंने वैचारिक रूप से घुटने टेक दिए। तो उन्होंने तय किया कि हमारा कितना भी नुकसान हो जाए, मैं किसी कीमत पे माफी नहीं मांगूंगा। तो दोनों परिस्थितियों में फर्क है और उसी के हिसाब से इन दोनों नेताओं ने अपना अपना निर्णय लिए। और मेरा मानना यह है कि अरविंद केजरीवाल का निर्णय अपने तई दुरुस्त था, व्यवहारिक था। उसके बाद उन्हें अपनी राजनीति करने में बहुत सुविधा हुई। कई तरह की उलझनें थी, उलझनें खत्म हुई और अब वो सफलतापूर्वक अपनी राजनीतिक डगर के ऊपर चल रहे हैं। राहुल गांधी ने जो फैसला किया वो फैसला उनकी राजनीति के लिहाज से अच्छा था, दुरुस्त था और उसके फैसले का उन्हें लाभ मिला। इस फैसले का जो इंडिया नामक गठबंधन है उसकी राजनीति पर कोई फर्क पड़ेगा? मैं ऐसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब राहुल गांधी को सजा मिली थी तो कई टीकाकारों ने कहा कि अब प्रधानमंत्री का पद कांग्रेस की तरफ से ज्यादा खुल गया है, तो लोग इसकी तरफ ज्यादा जोश से आएंगे कि हम इस गठबंधन से जुड़े और एक गैर भाजपा गठबंधन बने। तो क्या उस पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जो इंडिया नामक गठबंधन है उसके अंदर तो पार्टियों नेताओं में आपस में होड़ है, कोई भी अपने आप को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं करता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बंगलौर की बैठक हुई थी उसमें स्पष्ट किया था कि हम लोग विपक्ष की ये जो कवायद कर रहे हैं ये कोई प्रधानमंत्री का पद हासिल करने के लिए हम नहीं कर रहे। नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। आप मुझे एक नेता का नाम बताइए इसने कहा हो कि वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार है इसलिए विपक्ष की एकता के साथ में है। अगर उन लोगों का ये विपक्षी एकता का प्रस्थान बिंदु हो ही नहीं सकता कि हमें प्रधानमंत्री बनना है। अगर विपक्ष जीत जाएगा तो जाहिर है सबसे बड़ी पार्टी का जो नेता होगा वो अपने आप में ही प्रधानमंत्री पद के नेता के तौर पर उभर आएगा। इसके पीछे, इस विपक्षी एकता के पीछे जो सिद्धांत काम कर रहा है वो सिद्धांत ये है कि व्यक्ति और उसका चेहरा जरूरी नहीं है, चुनाव जीतने के लिए मुद्दा जरूरी है। मुद्दा कौन सा होगा जिसके इर्द गिर्द विपक्षी एकता हो रही है, मुद्दा कौन सा होगा जिसके इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाएगा, वो मुद्दे कौन से होंगे जिनके ऊपर साझा न्यूनतम कार्यक्रम लिखा जाएगा और जिसके आधार पर सारी पार्टियां अपना चुनाव लड़ेंगी। तो ये चीज, वो मुद्दा कौन सा होगा जिसको अपनाने से मोदी सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी की रफ्तार बढ़ती है, ये सब चीजें ज्यादा समझने की है। ये उम्मीद की जा सकती है कि जो संसद में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा पेश किया गया है उस पर अब बहस ज्यादा जोरदार होगी क्योंकि राहुल गांधी की वापसी हो रही है और शायद ये एक नैतिक जीत के रूप में भी होगी विपक्ष के लिए। निश्चित रूप से राहुल गांधी विपक्ष में होंगे, वहां पे संसद में होंगे तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा। यानी जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था तो विपक्ष की तरफ से कौन बोलेगा, तो हमेशा एक बात आती, राहुल गांधी तो अब नहीं है संसद में। देखिए, आपको ध्यान होगा जब अदानी वाला मसला आया था, यानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, तब राहुल गांधी ने संसद के अंदर एक बहुत ही जोरदार भाषण दिया था और उस भाषण को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। उसके बाद से ही लगातार वो सदन में उनकी आवाज सुनने को नहीं मिली है। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद, अदानी मसले के बाद में अब जब राहुल गांधी सदन में आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव पे या अन्य किसी मौके के ऊपर बोलेंगे तो उसका निश्चित रूप से बहुत विशेष महत्व होगा। और विपक्ष की एकता करने में राहुल गांधी ने जो भूमिका निभाई है वो भूमिका काफी गरिमापूर्ण भूमिका है। उनकी मां निकल के आई, उन्होंने जब पटना में जो बैठक हुई थी तब सोनिया गांधी उतनी सक्रिय नहीं थी। उनको गठजोड़ बनाने का और गठजोड़ के घटक दलों को अपने साथ रखने का पुराना अनुभव है सोनिया गांधी को। वही कांग्रेस पार्टी को एकला चलो रे की नीति से हटाकर गठजोड़ की रणनीति की तरफ ले गई थी। तो जिस तरीके से सोनिया गांधी ने भूमिका निभाई है उससे कांग्रेस घोषित हो या अघोषित इस विपक्षी एकता की एंकर पार्टी बन गई है। तो आज हम इसी मुद्दे पर हमने कुछ प्रश्न आपके सामने रखे और कल जब हम बात करेंगे तो देश की राजनीति से जुड़े अन्य मुद्दों पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं और कल मिलेंगे और फिर अन्य मुद्दों पर बात करेंगे। अवश्य अवश्य।